तो अगर आप फ्रेशर हैं और वहाँ पे जाते हैं तो रूम में जैसे जो लोग होते हैं लेकिन रही बात कि अब मुझे अगर वहाँ पे काम नहीं होता मेरा, तो मैं क्या करता। यानी कि सैलरी में 4,000 5,000 दिरहम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया के करीब में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो इंटरव्यू के लिए चांस मिलेगा, तुम बैठो इंटरव्यू दो, अगर नहीं मिलेगा तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब मैं मुंबई में था यानी कि 2017 में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जाते थे किसी भी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए या काम कराने के लिए। जब हम घर से निकले थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कमेंट में, सबका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैं अपने बारे में वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है मैं ओमान कैसे आया था। ठीक है, तो मैं वो वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने ऑलरेडी बनाया है। लेकिन अब रही बात कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए आते हैं मुंबई में या दिल्ली में जाते हैं काम कराने के लिए, तो उनका काम क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जब मैं गया था तो वहाँ पे क्या पोजीशंस था 2017 में, और कैसे काम कराना कितना मुश्किल होता है, ख़ास करके एक फ्रेशर के लिए, जो लोग जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है या 1-2 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस है और 5-6 साल का भी एक्सपीरियंस है इंडिया का, तब भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि जब आप काम कराने जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में आकर के कम टाइम में अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। लेकिन इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तब आपको बहुत ही डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा, जब मैं घर से निकला था मुंबई में, यानी कि जब हमारा बीटेक वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया तो कुछ टाइम मैं घर पे रुका था। लेकिन जब मैं मुंबई में निकला तो मेरा एक ही सोच था कि जब तक, क्योंकि मुझे गल्फ़ में जाना था, किसी भी कंट्री में, गल्फ़ में, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी हो या ओमान हो या कतर हो, दुबई हो, किधर भी, इराक वगैरह में भी काम अगर हो जाए। तो जब मैं निकला मुंबई के लिए तो मेरा सोच यही था कि जब तक मेरा बाहर के लिए काम नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, ऐसा मतलब सोच था। अब कोई मजबूरी आ गया, कुछ हो गया तो जाना पड़ेगा, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन मेरा जो सोच था कि कैसे भी बाहर का काम करा लेना है। अब मुझे मुंबई में रह कर के चाहे कोई जॉब करना पड़े, वहाँ पे रुकना पड़े, कुछ टाइम लगे, लेकिन एक बार काम करा के गल्फ़ का कैसे भी मेरा काम हो जाए तभी मैं घर जाऊँ, और ऐसा हुआ भी। तो अब जब आप मुंबई में जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कम है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है आपको मैं सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। आप जाते हैं कहीं भी, किसी के रेफरेंस से ही जाते होंगे, किसी के रूम पे जाते होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक रूम में 5-5 आदमी, 8-8 आदमी, 10-10 आदमी भी हो जाते हैं। तो एडजस्ट करना पड़ता है, वो भी नीचे सोना पड़ता है ज़मीन पे, चटाई बिछा करके। आपके पास अपना जो भी कंबल वंबल है या जो भी आप चादर वगैरह रखे हैं तो बिछा करके अपने जगह पे सो सकते हैं। लेकिन ऐसे बेड शीट नहीं मिलता है, जो बेड होता है ना वैसा वाला, हम लोग जैसे खाट के तरह वैसा वाला नहीं रहता है। तो वहाँ पे रहने का तो एक दिक्कत है। हालांकि ये दिक्कत नहीं होती है, जिनका इंटरेस्ट है कि मुझे काम कराना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उनको तो वो सब ज़मीन पे सोना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो लोग फ्रेशर हैं, ख़ास करके मैं अपने बारे में बात करूं, तो अगर आप फ्रेशर हैं और वहाँ पे जाते हैं तो रूम में जैसे जो लोग होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी इंडिया में 8 साल 10 साल काम कर लिए हैं, वो भी वहाँ पे जाते हैं काम कराने के लिए, और उनके अलावा गल्फ़ रिटर्न भी होते हैं। तो आप अगर आपका रिक्वायरमेंट कहीं पे नहीं आता है, आपका काम नहीं होता है, आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है, तो मैं तो उसी टाइम में कहीं पे भी 8 साल का भी एक्सपीरियंस मांगता था। तो मैं ऐसे जगह पे भी अपना CV ले करके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके ऑफिस में चला जाता था, क्योंकि रूम में रह करके ऐसा भी मन नहीं लगता। आपको पता है कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो मैं ऐसे ऐसे जगह पे भी गया था कि जहाँ पे बिल्कुल भी हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करता है, लेकिन हमारे फील्ड से रिलेटेड है। तो वहाँ पे मैं जाता था, CV और डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पे बात करता था कि अगर कोई चांस है तो आप एक हमको क्लाइंट इंटरव्यू करा दीजिए, क्या पता कहीं लोग हो सकता है कम आए होंगे तो मेरा चांस मिल जाए। हालांकि चांस नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैं जाता था, क्यों, रूम पे बैठ के सोचता था चलो कुछ अगर नहीं भी होगा तो क्या, देखते हैं क्या होगा।
हालांकि नहीं होता था, फिर भी मैं जाता था। क्यों? रूम पे बैठ के ऐसा भी मन नहीं लगता था, तो ऐसा भी होता था। और हालांकि कहीं पे काम के लिए बड़ा मुश्किल होता था मिलना, कि गल्फ़ में आप एक अच्छे पोजीशन पे सुपरवाइज़र या इंजीनियर का पोस्ट पे होना बड़ा मुश्किल था। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे चल करके आगे मेरा काम भी हो गया। हालांकि अच्छा ही पोजीशन पे हुआ, लेकिन सैलरी बहुत कम पे हुआ। तो काम मेरा हुआ, लेकिन जब मैं अपना CV और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके मैं जब जाता था, कहीं से रिजेक्शन मिल जाता था, मतलब आपका शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं होता है। फिर जब रूम पे हम आते थे, तो रूम पे आने के बाद आपको पता है कि हर माइंडसेट के लोग होते हैं। हालांकि बहुत एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं, बहुत जो लोग काम वाम किए हैं, तो वो लोग तो बोलेंगे यही बात कि नहीं होगा, जब हम लोग का काम नहीं हो रहा है तुम्हारा कैसे होगा। तो ऐसा तो बोलेंगे, वो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है वो उनको थोड़ी पता है। या आप अगर गए हैं मुंबई में, हो सकता है अभी आप फ्रेशर हैं, कुछ टाइम के बाद आप भी एक्सपीरियंस वाले होंगे। तो जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं ना कहीं तो जॉब मिलना ही है भाई। आप इंडिया में भी हैं, फ्रेशर के लिए मुश्किल है, गल्फ़ के लिए भी फ्रेशर के लिए मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगा। जैसे इंडिया में हमको मिलेगा, वैसे गल्फ़ में भी तो मिलेगा। तो मेरा सोच यही था कि कैसे भी हमको गल्फ़ में निकलना है। हाँ ठीक है, अच्छे पोजीशन पे नहीं होगा, तो अब जब काम नहीं होता था, कहीं पे भी मैं गया काम नहीं हो रहा था, तो फिर वही छोटे मोटे पोस्ट के लिए भी हमने अप्लाई करना शुरू किया। हालांकि उसी बीच में मेरा काम हो गया, ठीक है। लेकिन रही बात कि अब मुझे अगर वहाँ पे काम नहीं होता मेरा, तो मैं क्या करता। यानी कि मैं अब अगर QC के पोस्ट पे नहीं आता तो मैं क्या करता। तो मैं ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि मैं हेल्पर के पोस्ट के लिए भी गया था, तो वहाँ पे रिजेक्शन इसलिए मिला था कि मैं CV में जो है मैं QC रिलेटेड जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, काम जो भी मैंने किया है वो सब लिखा हुआ था। तो उन लोगों ने यही सोचा होगा कि मतलब ये करके ये थोड़ी हेल्पर का काम करेगा। वहाँ से एक आइडिया आया कि अभी जो भी मेरा रिक्वायरमेंट हेल्पर या कुछ लोअर पोजीशन क्या आएगा, तो उसमें मैं CV उसी पोजीशन के लिए, और वही एक पेज में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, बाकी जो भी है हाइड कर देना है कि मैंने BTech किया है या कुछ भी एजुकेशन मेरा है, 10th तक दिखा देंगे या इंटर दिखा सकते हैं। तो ऐसा मैं सोचा, ठीक है। अच्छा, जब मेरा काम हुआ तो मैंने देखा कि जो लोगों का इंडिया का 5 साल या 8 साल 10 साल का भी एक्सपीरियंस था, उनका भी काम नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते थे जहाँ पे वो लोग ये सोच के नहीं जाते थे कि अभी जैसे मेरा नहीं हो रहा है तो इसमें भी नहीं होगा। तो मैं जिस पोजीशन के लिए गया, मैं ऑफिस में बात किया था, वो लोग बोले थे ठीक है आओ, हम लोग ट्राई करेंगे, बाकी अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो इंटरव्यू के लिए चांस मिलेगा, तुम बैठो इंटरव्यू दो, अगर नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे तो ऐसा ही मौका चाहिए था, चलो भाई ऑफिस वाला कम से कम इतना एफर्ट तो कर रहा है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो लोग उस जगह पे अगर नहीं जाएंगे, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका 10 रिक्वायरमेंट ऐसा आया, यानी 100 में 10 ऐसा रिक्वायरमेंट आया जिसमें आपका बैठने का चांस मिलेगा इंटरव्यू में। अब 10 में हो सकता है कि आपका 8 जगह पे आपका किस्मत में ही नहीं होगा कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है 2 जो रिक्वायरमेंट उसमें 10 में जो 8 है उसमें आपका सिलेक्शन किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। हो सकता है 2 में आपका होने वाला हो और पता चले कि 8 इंटरव्यू दे करके और 9वां जो इंटरव्यू है तो उसमें आपको लगे कि उसमें भी नहीं हुआ, छोड़ो आज नहीं जाते हैं, क्या मालूम आपका उसी में लिखा हो। तो मेरा सोच ऐसा ही था कि एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, यानी जब तक जॉब नहीं लग जाता है तब तक एक भी अपॉर्चुनिटी मिस हमको नहीं करना है। हालांकि जिसमें होने का चांस नहीं है वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और वहाँ भी पता करूँगा कि इसमें मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो चलो मैं तो आया था, नहीं हुआ किस्मत में नहीं था, जो भी है। तो ऐसे ही अगर आप भी काम करा रहे होंगे तो एक भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है जब तक आपका जॉब ना लग जाए, ठीक है। अब आप एक बार चले गए कहीं पे भी बाहर में, एक बार आ गए, फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप गल्फ़ में काम करना चाहते हैं ना तो गल्फ़ का आपका एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है। आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होने वाली है, ये मुझे भी पता है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही जा कर के मैं कैसे भी चलो भाई काम हो जाए, अगर हेल्पर में भी हो जाता है या कोई फीटर वेटर में भी हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा, 1-2 साल काट लेना है और 1-2 साल में मुझे कुछ पैसा भी आ जाएगा, काम भी देख लूँगा, सीख लूँगा, क्या उसमें मुश्किल क्या है। तो मेरा ऐसा सोच था। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी सोच ऐसा हो सकता है आपका सोच ऐसा हो कि आपको अच्छा ही पोजीशन पे जाना है चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए, तो हालांकि ये आपका अपना सोच हो सकता है।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे पोजीशन के इंतज़ार में अभी तक भी उनका काम नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे HVAC लाइन में टेक्नीशियन हो गया या फायर फाइटिंग टाइप का हो गया या अदर भी जैसे जिसमें टेक्नीशियन का लेवल का है, वो लोगों ने क्या छोटे मोटे जा कर के किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिए, यानी 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया लगा करके, और कहीं से उनको सोर्स मिला कि यहाँ से काम तुमको हो जाएगा, तो वो कोर्स करके और उनका 2-4 महीना के अंदर में काम वाम हो गया, वीज़ा आया, सब कुछ हो गया, फ़्लाइट हो गया, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस 2-3 साल का करके, और उसके बाद सुपरवाइज़र के पोजीशन पे गए हुए हैं, वो भी 4,000-5,000 सैलरी में। 4,000-5,000 दिरहम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया के करीब में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग उनको क्या चाहिए कि हम इस टेक्नीशियन के पोजीशन पे नहीं जाएंगे, तो टेक्नीशियन के पोजीशन पे नहीं जा कर के भी अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं, अच्छा मैंने ऐसे लोग भी देखे कि टेक्नीशियन के पोजीशन पे उसी टाइम में नहीं गए, लेकिन अभी तक यानी उनका जब काम नहीं हुआ तो फिर बाद में जा कर के अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले टेक्नीशियन के पोजीशन पे भी गए हुए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, और 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे जान पहचान के लोग होते हैं ना। अगर आप मुंबई में जाते हैं तो जान पहचान होता है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या फेसबुक पे है तो पता चलता है कि कौन आदमी कहाँ पे है, तो कभी कभी बात से। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग उसी टाइम में टेक्नीशियन का पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थे, तो वो नहीं गए कि चलो मुझे अच्छे पोजीशन के लिए ही जाना है। हालांकि वो काम जब नहीं हुआ तो फिर इंडिया में ही वो जॉब किए, और फिर बाद में 2-3 साल 4 साल के बाद भी टेक्नीशियन पे गए। तो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि अगर उसी टाइम आप गए होते तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद अभी आपका सैलरी लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया होता। और अगर आप अभी टेक्नीशियन पे गए तो अभी आप 30-40 हज़ार रुपया अर्न कर रहे होंगे, और अभी आप टेक्नीशियन के पोजीशन पे हैं। तो फिर जब आप रिटर्न जाएंगे, फिर रिटर्न जा कर के फिर किसी अच्छे पोस्ट के लिए काम कराएंगे, तो बीच का जो गैप है 2-4 साल आपका, इसमें आप 2-4 साल आपका अच्छा अर्निंग भी नहीं हुआ, और गल्फ़ का एक्सपीरियंस भी आपका नहीं हुआ। जो स्टार्टिंग से गल्फ़ का एक्सपीरियंस कर लिए, चाहे टेक्नीशियन का ही पोजीशन पे क्यों नहीं, लेकिन उनका ओवरऑल जो गल्फ़ का एक्सपीरियंस हो गया, तो किसी अच्छी कंपनी में अगर गल्फ़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए तो उसमें उनका सैलरी भी अच्छा लगेगा। तो ये एक फ़ायदा है, स्टार्टिंग का स्ट्रगल है। तो ये सब चीज़ मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप समझने वाले होंगे, अगर आपको गल्फ़ में जॉब करना है तो आपको ये खुद से डिसीज़न लेना है। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि रेफरेंस के थ्रू ही जॉब मिलता है, रेफरेंस के थ्रू अगर आप किसी से काम करा रहे हैं और उसी भरोसा पे बैठे हैं, तो ये बहुत ही आपका लाइफ के लिए डेंजरस है। आप खुद से निकलिए, जॉब सर्च कीजिए, थोड़ा बहुत ठोकर खाइए। आप निकलेंगे तो आइडिया मिलेगा, निकलेंगे तो 4-10 लोग से मिलेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, किसका कहाँ काम हो रहा है, ऐसे आपका रेफरेंस बनेगा। घर पे अगर आप बैठ के रेफरेंस के थ्रू जॉब ढूंढ रहे हैं तो समझिए कि बहुत मुश्किल होने वाला है। और रेफरेंस के थ्रू जॉब कैसे मिलता है, अब जैसे आप एक बार गल्फ़ में आ गए, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, अब वहाँ पे आपका जो भी कॉलीग्स है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो कई बार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं। वो भी कौन सा वाला अपॉर्चुनिटीज़ आता है कि जैसे यहाँ पे मैं हूँ तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उस बेसिस पे मिलता है। इंडिया का एक्सपीरियंस का कोई भी रेफरेंस वाला भी जल्दी बुलाना क्यों नहीं चाहता है कि आपका वहाँ का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है। कंपनियों में जो जैसे रिक्वायरमेंट आता है उसमें गल्फ़ का एक्सपीरियंस मांगता है, 5 साल का, 8 साल का, तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट अगर नहीं हो रहा है, तो अगर किसी, मान लीजिए मेरा जो कोई कॉलीग है या कोई दोस्त है गल्फ़ में काम कर रहा है, उसके कंपनी में या कहीं पे रिक्वायरमेंट आया है, गल्फ़ का एक्सपीरियंस उसमें मांग रहा है, तो वो मुझे रेफ़र करेगा, और मेरा ऑलरेडी, तो वो सिर्फ क्या करता है कि एक रेफरेंस दे दिया, बाकी इंटरव्यू वगैरह सब कंडक्ट मुझे ही करना है। सिर्फ उसका कंपनी में या किसी कंपनी में है तो बता देगा यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकला है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, तो खुद से आपको ट्राई करना है। मेल ID HR का वगैरह मिल जाता है। तो इंडिया का जैसे एक्सपीरियंस का ज़्यादा ये लोग कंसीडर नहीं करते हैं, यानी बहुत कम रिक्वायरमेंट आते हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप स्टार्टिंग में आपको कैसे आपको ट्राई करना है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला था, मैं सोचा कि एक स्टार्टिंग से एंड तक एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि गल्फ़ का काम कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो मुंबई जा कर के ऑफिस में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ऐसे ही सर्च किए जाते हैं, पेपर होता है, लिंक्डइन से हो गया, फेसबुक पे ज़्यादा फालतू वाला पेज होता है, उस पर देखने का ज़रूरत नहीं। लिंक्डइन पे अच्छे अच्छे जो ऑफिशियल पेज हैं उस पर जाके आपको फॉलो करना होता है, और बाकी जो पेपर 2 दिन आता है उसमें तो देख करके और ऑफिस में जाना होता है, तो ऐसे ट्राई करना होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हो, ओके, थैंक यू वेरी मच।